Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In this lecture, we are going to study about natural vegetation and wildlife. Right? In the previous lectures of geography, we have studied about land, water and soil as natural resources. ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से हम उनका यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमारी वजह से उनको थ्रेट पहुंच रहा है और किस तरीके से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब बारी है नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हम समझ तो लेते हैं लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं करते, है ना, या यूँ कहें कि हम उसकी डेफिनेशन को जानना ज़रूरी नहीं समझते. बट इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द proper definition of natural vegetation and wildlife. Right? So let us start. Talking about natural vegetation, plants which has grown naturally without human aid. ठीक है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो हुए हैं बिना किसी ह्यूमन एड के. ह्यूमन एड मतलब कि ह्यूमन ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की. जैसे ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्रीज जो अपने आप ग्रो हुए, मतलब ना तो ह्यूमन ने वहाँ की सॉइल को प्रिपेयर किया, ना हमने उसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर्स ऐड किए, ना हमने उसको पानी दिया. ठीक है, ना हमने उसको वाइल्ड एनिमल या फिर दूसरे वीड से प्रोटेक्शन दिया. ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो अपने आप ग्रो हुआ है. ठीक है, अपने आप उसने सर्वाइव किया है. तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ट्रीज को हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन. राइट? एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उनको ह्यूमन ने बहुत लंबे समय के लिए एकदम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया. ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन हमने उसमें नहीं किया है. ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्रॉप है, ठीक है, जिसको हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसको हम वेजिटेशन बोलेंगे, ना कि नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, वेजिटेशन तो है लेकिन नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ह्यूमन एड मिली है. ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें किया गया है. दैट्स वाई इट इज वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. राइट? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर. ठीक है, वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर. ये दोनों चीज़ें ही नेचुरल एलिमेंट है ना, ह्यूमन एलिमेंट नहीं है. ठीक है, मतलब किसी भी जगह का टेम्परेचर और वहाँ का मॉइस्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा. ठीक है, क्या वहाँ फॉरेस्ट होंगे या वहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे. ठीक है, अगर टेम्परेचर अच्छा खासा है, रेनफॉल भी मिल रही है, मॉइस्चर भी है, तो ट्रीज होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ग्रो करने के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे. ठीक है, लेकिन मॉइस्चर कम है, राइट, एंड इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, तो वहाँ पर क्या होगा? ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी बल्कि ग्रासेस बस ग्रो करेंगी. ठीक है, बड़े बड़े मैदान होंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस के, उसको हम बोलेंगे ग्रासलैंड. राइट? नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ब्रॉडली. ठीक है, व्हाट आर दे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा. सी, फॉरेस्ट कब बनेंगे? when there is heavy rainfall plus moisture in the atmosphere. रेनफॉल भी हैवी है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है और मॉइस्चर भी है, तो वहाँ पर क्या होंगे? फॉरेस्ट होंगे. ठीक है, जैसे हम देखते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था. ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिर भी प्लांट्स अपने आप से ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज अपने आप से ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ऑफ वाई फॉरेस्ट? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा है. ठीक है, रेनफॉल मिल रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, साथ में मॉइस्चर भी है. राइट? देन ग्रासलैंड्स, लो मॉइस्चर. ग्रासलैंड कहाँ बन रहे हैं? जहाँ पे मॉइस्चर कम है. ठीक है, दैट्स वाई साइज ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस डिक्रीजेस. है ना, यहाँ पर ट्रीज जो है हमको बहुत बड़े मैदान में दूर दूर पर ट्री मिलेंगे. ठीक है, लेकिन ग्रासेस जो है उनकी हाइट नॉर्मल ग्रास से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी. राइट? देन श्रब्स. श्रब्स का मतलब क्या है? स्मॉल वुडी प्लांट्स प्लस थॉर्नी प्लांट्स इन डेजर्ट. श्रब्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो ग्रासेस से तो बड़े हैं लेकिन ट्रीज से छोटे हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं श्रब्स. ठीक है, जनरली ये कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, है ना, मतलब जो लकड़ी होती है इनकी वो हार्ड होती है. देन थॉर्नी प्लांट्स इन डेजर्ट्स. श्रब्स का एक और एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं, डेजर्ट में थॉर्नी प्लांट्स मिलते हैं, मतलब कांटे वाले पौधे मिलते हैं हमको. ठीक है, अब वहाँ पर कांटे क्यों होते हैं? एक्चुअली जो कांटे हैं वो लीव्स हैं, है ना, मॉडिफाइड लीव्स हैं डेजर्ट प्लांट्स में. क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं, जैसे पानी से एवेपोरेशन होता है, ठीक है, वैसे ही प्लांट से भी एक तरीके के एवेपोरेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है,
जनरली जो हमारे नॉर्मल एरियाज़ में, नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरियाज़ में लीव्स होती हैं ट्रीज की, उनसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब उनसे वाटर क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, राइट। लेकिन डेजर्ट एरियाज़ में जहाँ पर ऑलरेडी पानी कम है, प्लांट्स को पानी कम मिल रहा है, ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एकदम ड्राई एरिया है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को कांटे के रूप में मॉडिफाई कर लेती हैं, जिससे क्या होगा, कांटा है तो उसके कारण ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा और प्लांट जो है वो अपने लिए पानी को सेव करके रखेगा, राइट। साथ में डेजर्ट में जो कैक्टस होता है ना, कैक्टस में एक्चुअली जो थॉर्न्स है वो उसकी लीव है, और जो हमें कैक्टस देखते हैं, मतलब ये एक शेप देखते हैं जो हम, राइट, दीज आर एक्चुअली द लीव्स, और ये जो एक शेप है कैक्टस का, दिस इज द स्टेम, ठीक है। ये स्टेम है जिस पर एक वैक्सी सब्सटेंस मिलता है ना, बहुत चिकनाहट रहती है उसके ऊपर, अगर आप कभी भी उसको टच करके देखेंगे तो। ये क्यों होती है, ताकि स्टेम से भी ट्रांसपिरेशन बच सके, ठीक है। ये वैक्सी सब्सटेंस जो इसके ऊपर होता है, इसी कारण पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन से नहीं हो पाता, राइट। देन टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब होता है कोल्ड पोलार रीजन में होने वाला वेजिटेशन, ठीक है। अब कोल्ड पोलार रीजन है मतलब यहाँ पर जो सॉइल है वो बर्फ से ढकी हुई है, ठीक है, और बर्फ से ढकी हुई है तो वेजिटेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। अब ऐसी जगह पर भी कुछ तो वेजिटेशन है, और वो क्या है, ना तो वो फॉरेस्ट है ना वो ग्रासेस है, वो है बहुत ही छोटे लेवल पर, एकदम बारीक लेवल पर छोटी छोटी ग्रास होती है, ठीक है, जिसको हम मॉसेस या फिर लिचन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ का वेजिटेशन है, कोल्ड पोलर रीजन का, मतलब कि ऐसे क्लाइमेटिक रीजन जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम लेवल, बहुत ही लोअर लेवल पर पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें देखने वाली एक बात है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है मतलब कि धीरे धीरे करके जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, खुद से ही करते हैं ना, इसको अडेप्टेबिलिटी बोलेंगे हम एक तरीके से, है ना। मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को हैबिचुअल बना रहे हैं, ठीक है, उनको कोई भी प्रकार की ह्यूमन एड नहीं मिल रही वहाँ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब वाइल्ड लाइफ क्या है, organisms that grow or live wild in an area without being introduced by human, है ना। जस्ट लाइक नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ऐसे जानवर, ठीक है, ऐसे एनिमल्स, ऐसी स्पीशीज जो फॉरेस्टेड एरियाज में रह रही है ना, या वाइल्ड एरियाज में रह रही है खुद से, जहाँ पर उनको ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या है, जैसे सपोज हम एक कैट को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, सपोज मैं एक कैट को अडॉप्ट करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने एनवायरमेंट में, है ना, अपने हैबिटेट में उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है, उसको इन सारी चीज़ों के लिए हैबिचुअल बनाऊंगी, राइट। तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया अपने एनवायरमेंट में, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है उसको कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है ना। मतलब जो एनिमल्स हैं उन्होंने शुरू से अपना वही एनवायरमेंट देखा है और धीरे धीरे अपने आप को उसके लिए अडेप्टेबल बनाया है, राइट। मतलब नो ह्यूमन हैज़ इंट्रोड्यूस देम टू दैट वाइल्ड एरिया, इसको हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज अपने आप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, राइट, बाय द नेचर इटसेल्फ। देन अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज, कौन कौन आता है इसमें, अनडोमेस्टिकेटेड, ऐसे एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे, है ना, जो नेचर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है और साथ में क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हैं, राइट। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ होंगे, पानी के अंदर, राइट। और इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ठीक है, हम नेचुरल वेजिटेशन का तो एक इम्पॉर्टेंस, जनरल इम्पॉर्टेंस हम समझते हैं कि ठीक है, प्लांट्स हैं वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, हम उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, है ना, वुड ले रहे हैं, हम उनसे फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम उनसे ले रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन की एक इम्पॉर्टेंस समझ में आती है। वाइल्ड लाइफ की इम्पॉर्टेंस समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नेचर है, नेचर का एक बैलेंस है, ठीक है। अब नेचर का बैलेंस किस तरीके से है, हर एक स्पीशी इम्पॉर्टेंट है किसी दूसरी स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। मतलब जैसे हमने फूड चेन पढ़ी होगी कि एक जानवर जो है दूसरे जानवर को खाता है, फिर उसको तीसरा जानवर खाता है,
है ना। अगर बीच में से किसी एक स्पीशी को हम हटा लेंगे तो क्या होगा, एक तरफ से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये एक इम्बैलेंस बन जाएगा, राइट। सो नाउ व्हाई वाइल्ड लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस द नेचर, है ना। सारी स्पीशीज का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब है जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं, है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो वाइल्ड लाइफ है वो भी एक मेजर पार्ट प्ले करती है ना। बाकी कैसे होते हैं, वाटर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ कैसे प्ले करती है, बर्ड्स के थ्रू, है ना, इंसेक्ट्स के थ्रू। ये सारे जो सीड्स होते हैं, जो पॉलिन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। देन डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है, देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको खाते हैं, ठीक है। और उसको खाकर क्या करते हैं, जो एक डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना, उसकी बॉडी को वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। अगर कोई एक छोटा सा कीड़ा है, वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आकर उसको खा लेंगे, ठीक है। तो मतलब वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। देन स्केवेंजर का मतलब क्या होता है, जैसे वल्चर, है ना। वल्चर क्या होता है, एक ऐसा जानवर जो कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पर ही फीड करता है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाकर उनको ख़त्म कर दे रहा है ना। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी बहुत लंबे समय तक वहीं पर रहेगी और आसपास के एरिया को ख़राब करेगी, है ना, पॉल्यूट करेगी आसपास के एरियाज को, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, बायोस्फीयर क्या होता है, हमने नेचुरल वेजिटेशन देखा, हमने वाइल्ड लाइफ देखा, वाटर, लैंड, सॉइल, हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखे, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या है, हम क्या इनमें से किसी एक भी रिसोर्सेज के बिना जिंदा रह सकते हैं, नहीं, है ना। ज़्यादा लंबे समय तक हमारा सर्वाइवल बिना इन रिसोर्सेज के पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखे हैं, इनका साथ में कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, तभी हम जाके एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर सर्वाइवल वहाँ पर पॉसिबल करा सकते हैं, right? So this is what biosphere is. Biosphere means a narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. See, lithosphere का मतलब क्या होता है, अर्थ पर जितनी भी ज़मीन है ना, जितने भी ज़मीन है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, या फिर हम जिसको कह सकते हैं रॉक, ठीक है। मतलब अर्थ की जितनी भी ज़मीन है, जितना भी लैंड पार्ट है अर्थ पे, उसको कहेंगे हम लिथोस्फीयर। देन हाइड्रोस्फीयर मीन्स अर्थ पर जितना भी पानी है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करेगा, आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना। वो क्या कर रहा है, आपके अर्थ को एक्सेसिव टेम्परेचर से प्रिवेंट कर रहा है ना, उसको बचा रहा है ताकि उसके अर्थ पर एकदम से बहुत ज़्यादा हीट ना मिले, है ना। और अगर हमारी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होगा तो क्या होगा कि हम एक्सेसिव टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो हमको हार्म करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई बायोस्फीयर मीन्स अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों का होना ज़रूरी है, तभी लाइफ पॉसिबल है ना। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा तो ह्यूमन सर्वाइवल या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दिस इज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर हमें क्या बताता है, दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। नॉट ओनली दिस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का ही होना काफ़ी नहीं है, इसके बाद जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स के लिए, राइट। हम पानी पर डिपेंडेंट है ना, हम फूड क्रॉप्स पर डिपेंडेंट राइट, हम एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है, हम दूसरे ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट है ना। कहीं ना कहीं हम देखें तो हम कैटल्स पर डिपेंडेंट है ना। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है लगभग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और यही इंटरडिपेंडेंसी जो है ये हम सबके सर्वाइवल को पॉसिबल कर रही है,
ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते जा रहे हैं, राइट। देन दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज इको सिस्टम, ठीक है। अब इस बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम, ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट जोन जहाँ पर सारी स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी रखती हैं और एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रही हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर सर्वाइवल, उस सिस्टम को हम बोलेंगे इको सिस्टम, ठीक है। अब इको सिस्टम कोई एक नहीं होता है ना, इको सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। लैंड पर रहने वाले जो स्पीशीज़ है उनका इको सिस्टम अलग होगा, एक्वेटिक स्पीशीज़ का इको सिस्टम अलग होगा, है ना, बर्ड्स के बीच में इको सिस्टम अलग है, सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इको सिस्टम अलग है, राइट। मतलब इको सिस्टम जो है बहुत सारे अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पीशीज़ के साथ बनते रहते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड the explanation of natural vegetation and wildlife, ठीक है। Now moving forward we will be studying about the threat to natural vegetation and wildlife, right, plus how we can take some measures to prevent them from threat, right.